नमस्कार। लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर ध्रुव फिर से एक बार आप सब लोगों का हार्दिक अभिवादन कर रहा हूं। आज शुक्रवार यानी कि कोविड के रिलेटेड टॉपिक की बारी। लेकिन हम आज कोविड के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। कोविड के छोटे भाई जैसे फ्लू के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा फ्लू शॉट कब और क्यों। हम बताने वाले हैं कि इन दिनों में हमें फ्लू शॉट ले लेना चाहिए, फ्लू की वैक्सीन ले लेनी चाहिए। तुरंत आप लोगों के दिमाग में आएगा एक और टीका। अभी कोविड की वैक्सीन में से तो बाहर नहीं निकले हैं। कई लोगों को कोविड का दूसरा टीका भी नहीं लगा है और ये लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल बात कर रही है एक और वैक्सीन की। तो चलो समझते हैं ये फ्लू वैक्सीन किसको लेनी है, क्यों लेनी है, कब लेनी है, सबके बारे में बात करेंगे। तो फ्लू वैक्सीन एक्सप्लेन्ड। जैसे ही बारिश के दिन आते हैं, मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू ये तीन रोग विषधर नाग की तरह हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। ये तीनों रोग मॉस्किटो यानी कि मच्छर के काटने से फैलते हैं। पर दूर से एक चौथे रोग की आहट भी सुनाई देती है और वो है सीजनल इन्फ्लुएंजा। कम नसीब हमारा यह है कि इन तीन रोगों के साथ ये चौथा रोग, जो कि साधारणतः सर्दी के शुरू होने पर दिखाई देता है, इन दिनों में दिल्ली और गुजरात में देखना शुरू हो गया है और इसीलिए आज उस रोग के बारे में जानना जरूरी हो गया है। तो चलो समझते हैं ये सीजनल इन्फ्लुएंजा क्या है। सीजनल इन्फ्लुएंजा और फ्लू ये टाइप ए और टाइप बी इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। एक और वायरस, पर ये नया वायरस नहीं है। कई सालों, कई दशकों पुराना वायरस है। कई सदियों से हम उसे जानते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अमेरिका में इस वायरस से कई ज्यादा बच्चों के मौत होते हैं रादर देन कोविड से। तो ये वायरस के बारे में हम ज्यादातर चीजें जानते हैं और ये अच्छी चीज है। इस वायरस से होते हुए रोग के लक्षण साधारणतः सभी लोग जानते हैं। ठंडी लग के बुखार आना, चिल्स होनी, शरीर में थोड़ी थोड़ी ठंडी लगते रहनी, ड्राई कफ रहना, सर दर्द, सांधों का और जोड़ों का और मसल्स का दर्द होना, गले में थोड़ी सी खराश रहनी और नाक में से पानी बहना। कभी कभी ये कफ 2 हफ्ते तक भी चलता है। ज्यादातर लोगों में ये सिम्टम्स एक वीक में खत्म हो जाते हैं और दर्दी अपने काम पे फिर से लग जाता है। कई लोगों में तो इसके लिए मेडिकल अटेंशन की भी जरूरत नहीं होती है। अगर निदान करना होता है तो ये थ्रोट सोप से, जैसे जिस तरह से हम कोविड का निदान करते हैं, उसी तरह आरटीपीसीआर से इन्फ्लुएंजा वायरस का निदान हो सकता है। तो लगता है ओवरऑल ये माइल्ड डिजीज है। चलो आगे समझते हैं इसे। किन लोगों में ये रोग ज्यादा खतरनाक हो सकता है? खास तौर से प्रेग्नेंट फीमेल, जिन औरतों को बच्चा होने वाला है, ऐसी औरतों में ये इन्फ्लुएंजा बहुत ही जोखमी हो जाता है। 5 साल के छोटे बच्चों के लिए यह खतरनाक रोग साबित हो सकता है। 65 से ऊपर की उम्र के लिए डेफिनेटली ये रोग खतरनाक हो सकता है। खास तौर से जिन लोगों की रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, उसमें भी खास तौर से जिनको फेफड़ों की बीमारी है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज या एस्थमा यानी कि दमे की बीमारी, या फिर फेफड़ों में सूजन या फेफड़ों का पंपिंग कम होना, ऐसे लोगों में ये रोग बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। जिन लोगों को इन्फ्लुएंजा से ज्यादा एक्सपोजर होते हैं, ऐसे हेल्थ केयर वर्कर में भी ये रोग खतरनाक साबित हो सकता है। तो इन लोगों को खास तौर से इन्फ्लुएंजा के बचने के लिए सोचना चाहिए। रोग कैसे फैलता है? जिस तरह से कोविड फैलता है, ये भी एक श्वसन तंत्र का वायरस है और इसीलिए जो जिनको संक्रमण हुआ है, उस आदमी की छींक से या कफ से या ड्रॉपलेट से ये हवा में फैलता है और उस हवा में किसी भी आदमी 6 फुट के अंतर में खड़ा होता है तो उसको लग सकते हैं। ये हाथ के कंटामिनेशन के कोविड की तरह स्प्रेड हो सकता है। सो कवर
कफ्स एंड स्नीजेस, वॉश योर हैंड्स, स्टे एट होम इफ यू आर सिक। वही चीजें जो हमने कोविड के बारे में कही है, ये इन्फ्लुएंजा से भी हमें बचा सकती है। इन्फ्लुएंजा से बचने के और क्या तरीके हैं? द बेस्ट वे इज टू गेट अ फ्लू शॉट। इन्फ्लुएंजा की रसी कई सालों से मार्केट में उपलब्ध है, करोड़ों अबजों लोगों ने ये ले ली है और उससे कंप्लीटली फायदा है। तो हर साल ये वैक्सीन जो हाई रिस्क ग्रुप, जिनको संक्रमण होने से खतरा ज्यादा है, उन लोगों को तो ले ही लेनी चाहिए। तो हर साल फ्लू शॉट लेना चाहिए ताकि आपको फ्लू न लगे। बाकी जैसे हमने बताया, जो कोविड के लिए हमें एसएमएस का पालन करना है, वही पालन करने से हम फ्लू से बच सकते हैं। कोई पूछेगा कोविड का पेंडेमिक है, वैसे इन्फ्लुएंजा का पेंडेमिक क्यों नहीं है? इन्फ्लुएंजा का पेंडेमिक तभी होता है जब लोगों को उसके सामने रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं होती है। इन्फ्लुएंजा की स्ट्रेन्स अलग अलग होती है, वायरस की स्ट्रेन्स अलग अलग होती है, और अगर पूरी दुनिया की जो लोग हैं उनमें अगर रोग प्रतिकारक शक्ति सब में नहीं है तो ही इसका पेंडेमिक होता है। बाकी ये छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे एरियाज में, छोटी सोसाइटी में या छोटे शहरों में या छोटी छोटी मात्रा में दिखाई देता है। कई बार ये अहमदाबाद में भी दिखाई सकता है, कभी दिल्ली में भी दिखाई सकता है, पर साधारणतः पूरा देश या पूरा विश्व एक साथ संक्रमित हो ऐसा उसमें नहीं होता है। सवाल आएगा ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि ज्यादातर लोग उससे सामने लड़ने की सुविधा, रोग प्रतिकारक शक्ति रखते हैं, और इसका बेसिक कारण है इसकी रसी हर साल अवेलेबल होती है और ज्यादातर लोग ये हर साल लेते रहते हैं। इसके कारण इसका संक्रमण होने की स्पीड हमेशा कम रहती है। जब ये इन्फ्लुएंजा का वायरस अचानक ही म्यूटेट होके अपना स्वरूप बदलता है, तब पेंडेमिक होता है, जो कि 2008-2009 में हमने देखा था। साधारणतः ये रोग आदमी से आदमी में, मनुष्य से मनुष्य में फैलता है, पर 2008-9 में हमने देखा था कि ये पूरी दुनिया में फैला था, स्वाइन में से, यानी कि पीग में से। भारत भी इससे बचा नहीं था और हमने कई सारे लोगों को इससे संक्रमित होते हुए देखा था। ये फिर कभी भी हो सकता है और इसीलिए हमें इससे बचे रहना जरूरी है। ये मान लेना कि ये माइल्ड डिजीज है, ये गलत होगा। सवाल अब ये आएगा कि इन्फ्लुएंजा की रसी जो है, टीका है, हर साल क्यों लेना है? हर साल WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक प्रिडिक्ट करता है कि नेक्स्ट 11 महीनों में वायरस की कौन सी स्ट्रेन ज्यादातर दुनिया में दिखाई देगी, नॉर्दर्न कंटिनेंट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि पृथ्वी के ऊपर वाले गोले में और नीचे वाले गोले में कौन सी स्ट्रेन ज्यादा दिखाई देगी, और उस तरह से वो वैक्सीन की बनावट करने के लिए कंपनियों को सजेस्ट करते हैं। और इसीलिए संक्रमण होने से पहले ये वैक्सीन लेने से ज्यादातर उससे खतरा टल जाता है। जैसे मैंने बताया, अगर बहुत बड़ा म्यूटेशन नहीं होता है तो जो WHO सजेस्ट करता है वो वैक्सीन लेने से फ्लू होने का खतरा बहुत ज्यादातर टल सकता है। इस जो टीका है, जो रसी है, उसकी असर 11 महीने तक रहती है और इसीलिए हमें हर साल ये रसी लेनी जरूरी है। अब सवाल आएगा कि कौन सी वैक्सीन लेनी? अब अलग अलग तरह की वैक्सीन अवेलेबल है। IIV, जो कि साधारणतः भारत में देखी जाती है, ये रसी जिसमें जो फ्लू के वायरस है उसे खत्म करके, मार के, इनएक्टिवेट करके रसी बनाई जाती है ताकि जिनको भी ये दी जाए उनमें संक्रमण नहीं होता है, सिर्फ उनमें रोग प्रतिकारक शक्ति होती है। RIV और लाइव एटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो कि साधारणतः नाक से दी जाती है स्प्रे के रूप में। कोविड के लिए भी ये तीसरी तरह की रसी बनने की तैयारी हो चुकी है एंड दैट इज पावरफुल, पर ये बहुत महंगी होती है। इसलिए भारत में ज्यादातर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो IIV वैक्सीन है, जो कई सालों से इस्तेमाल हो रही है और एब्सोल्युटली सेफ है। इसमें से कोई भी वैक्सीन एक दूसरे से ज्यादा अच्छी नहीं है,
जो भी मिलती है, जो पसंद आती है, वो आप ले सकते हैं। कौन ले सकता है? 6 महीने की उम्र से ऊपर के सभी लोग ये रस्सी ले सकते हैं। इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। हाँ, जिन लोगों के इसके इंग्रेडिएंट के सामने एलर्जी है, उन्हें ये नहीं लेना चाहिए। साधारणतः ये रस्सी अपर आर्म में, जहां पर कोविड की रस्सी दी जाती है, वहां पर ही डेल्टॉइड में इंट्रामस्कुलर दी जाती है। इसका एक ही डोज होता है। ठीक है। इस साल कई लोग इसको HIV वैक्सीन रस्सी के साथ मिक्स कर देते हैं। HIV वैक्सीन अलग है, वो बच्चों में दी जाती है। वो H इन्फ्लुएंजा नाम के बैक्टीरिया के सामने वैक्सीन है, जबकि ये इन्फ्लुएंजा का वायरस है। दोनों अलग रोग है। इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फ्लुएंजा करता है, जबकि HIV जो कि H इन्फ्लुएंजा नाम का बैक्टीरिया है, वो न्यूमोनिया करता है। इस साल की रस्सी में जो 4 वायरस लिए गए हैं, रादर 2 वायरस लिए गए हैं और उनकी 2 स्ट्रेन है, वो इस तरह से है। ए इन्फ्लुएंजा ए वायरस की H1N1 और H3N2 स्ट्रेन ली गई है। इन दिनों में खास तौर से अहमदाबाद में हम H3N2 देख रहे हैं। तो अगर आपने वैक्सीन ली है तो ऐसा लगता है कि इस बार H3N2 वाली स्ट्रेन ज्यादा दिखाई देगी, तो उसको इस वैक्सीन में कवर किया गया है। और इसीलिए अगर आप वैक्सीन ले रहे हैं तो साधारणतः फ्लू होने का खतरा बिल्कुल कम हो जाता है। इसके साथ में इन्फ्लुएंजा बी, विक्टोरिया लाइनेज और यामागाटा लाइनेज, ये 4 जो वायरस की स्ट्रेन है, वो इस बार ज्यादातर दिखाई देगी और इसीलिए वैक्सीन में ये 4 चीजें दिखाई देती है। साथ में छोटी छोटी मात्रा में ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर आपको इंग्रेडिएंट से, इनमें से कोई चीज से अगर एलर्जी है तो ही आपको वैक्सीन नहीं लेनी है, बाकी आप वैक्सीन ले सकते हैं। खास तौर से जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उन औरतों को प्रेगनेंसी से पहले ये रस्सी ले लेनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इन्फ्लुएंजा थोड़ा ज्यादा खतरनाक बन जाता है। अगर फ्लू शॉट लेना है तो कब लेना है? साधारणतः भारत में इन्फ्लुएंजा की सीजन अक्टूबर से मार्च होती है। कई बार तो पूरी साल भी दिखाई देती है, पर साधारणतः अक्टूबर से मार्च होती है। हो सकता है इस बार सितंबर से चालू हो जाए। इसलिए वैक्सीन को अगर काम करना है तो 2 से 3 हफ्ते लगते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति पैदा करने के लिए। इसलिए अगस्त और सितंबर के बीच में कभी भी आपको ये वैक्सीन ले लेनी चाहिए। और इसीलिए ये वीडियो खास तौर से जुलाई के आखिरी हफ्ते में रखा गया है, ताकि आप अगले 15 दिनों में ये वैक्सीन लेने की सुविधा पैदा कर सकें। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा कि हमने अभी अभी कोविड वैक्सीन ली है, क्या हम फ्लू शॉट ले सकते हैं? वेल यस। इनिशियली शुरू में ऑस्ट्रेलियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, जो कि ये स्ट्रेन WHO के साथ मिलकर तय करता है, एटेगी जिसे बोलते हैं, उसने बताया था कि इन्फ्लुएंजा की रस्सी और कोविड की रस्सी के बीच में करीबन 14 दिन का अंतर रखना चाहिए। पर WHO ने अभी अभी महीने पहले ही ये रिकमेंडेशन दिया है कि आपको ऐसा गैप रखने की जरूरत नहीं है। आप दोनों रस्सी साथ में या थोड़े दिनों के अंतर में ले सकते हैं, पर फिर भी सेफ्टी के लिए आपको रखना है तो 2 हफ्ते का अंतर रख सकते हैं। उससे ज्यादा अंतर 2 रस्सियों के बीच में रखने की जरूरत नहीं है। ये रस्सी कहाँ पर मिल सकती है? किसी भी केमिस्ट के यहाँ ये रस्सी मिल सकती है और कोई भी फैमिली डॉक्टर आपको इंट्रामस्कुलर दे सकता है। कोविड के रस्सी की तरह आपको ये अस्पताल में जाकर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद में आधे घंटे बैठे रहने की भी जरूरत नहीं है। सो इट इज क्वाइट अ सेफ रस्सी। इसके आड़ असर क्या है? जो भी छोटे बच्चों को फ्लू की रस्सी देने के बाद होते हैं, वही आड़ असर। रस्सी की जगह पर थोड़ा सा दर्द हो सकता है, बुखार 1 आध दिन के लिए आ सकता है, सर दर्द हो सकता है, आंखें लाल हो सकती है, या फिर थोड़ी सी थकान महसूस हो सकती है। कोविड की रस्सी से इसकी आड़ असर बहुत बहुत कम है, बहुत कम है और बहुत साधारण है। और कई सालों से हम एज ए हेल्थ केयर वर्कर हम ये रस्सी ले रहे हैं। बहुत सारे हमारे मित्र भी ले रहे हैं। सवाल ये आएगा कि डॉक्टर साहब आप बोल रहे हैं कि ये रोग तो बिल्कुल बिनाइन है, बहुत माइल्ड है, तो फिर ये रस्सी क्यों लेनी है?
जवाब है, ये आप मानते हैं उतना बिनाइन सादा सीधा रोग नहीं है। जो जोखिम वाले हमने रिस्क फैक्टर्स बताए, रिस्क ग्रुप बताए हैं, उन लोगों में खास तौर से 5 साल के छोटे बच्चे, 65 साल के ऊपर से लोग, लंग यानी कि फेफड़ों के रोगों वाले मरीज, लीवर के रोगों वाले मरीज, जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, यानी कि कैंसर की दवाइयां चल रही है या कैंसर हुआ है या फिर ट्रांसप्लांटेशन हुआ है या फिर आपके अंदर अगर HIV एड्स का रोग है या डायबिटीज है, इन सब लोगों में और स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान ये रोग खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसलिए ये बिल्कुल बिनाइन रोग नहीं है, इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। दूसरी चीज, अगर ये वायरस म्यूटेट होता है तो ज्यादा खतरनाक बन जाता है, इसलिए अगर वैक्सीन ली है तो उससे खतरा कम हो जाता है। पर इंपॉर्टेंट थिंग इज, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको कोविड से अलग तौर से समझ पाना चिन्ह पर से बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि दोनों के चिन्ह बहुत मिलते जुलते हैं, दोनों श्वसन तंत्र के वायरस है। इसलिए अगर आपने ये वैक्सीन ले ली है और बाद में अगर नवंबर दिसंबर में गॉड फॉरबिडन ये नहीं होता है, पर अगर तीसरी या चौथी लहर आती है, तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि अगर आपको श्वसन तंत्र के चिन्ह आ रहे हैं तो वो कोविड से होने की संभावना ज्यादा है, इन्फ्लुएंजा से नहीं है। अदरवाइज दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है। सो ये लेने से आप एक जो माइल्ड डिजीज है जो कभी खतरनाक बन सकता है उसे रोक सकते हैं, और उसे एक्सक्लूड यानी कि वो नहीं है ऐसा भी आप डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कारण है जिसके लिए इस साल हम ये वैक्सीन स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं। ये दोनों श्वसन तंत्र के वायरस है, तो हो सकता है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस के सामने आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ा सकती है। हालांकि ये साबित नहीं हुआ है, पर यह होने की पूरी संभावना है। सो इसलिए नॉकआउट द फ्लू, स्टे हेल्दी एंड गेट द शॉट। कॉमन मिथ्स अबाउट द फ्लू वैक्सीन। फ्लू वैक्सीन के बारे में लोग 3 इंपॉर्टेंट गलत फहमियां लेके बैठते हैं। एक, कि मुझे फ्लू वैक्सीन लेने से बुखार आएगा। फ्लू से बुखार आता है, फ्लू वैक्सीन से फ्लू नहीं होता है। उसी तरह से जैसे कोविड के कारण तकलीफ होती है, कोविड वैक्सीन से कोविड नहीं हो सकता है। मैंने फ्लू की वैक्सीन ली फिर भी मुझे फ्लू हुआ। जिस तरह से कोविड वैक्सीन कोविड रोक नहीं सकती है पर कोविड माइल्ड बन जाता है, उसी तरह से फ्लू वैक्सीन आपको फ्लू से संक्रमित होने से बचा सकती है, पर इंपॉर्टेंटली उससे न्यूमोनिया या आईसीयू में जाना या मृत्यु बिल्कुल बंद कर सकती है। कोई बोलेगा मैंने तो कभी भी फ्लू शॉट लिया ही नहीं, ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूं। वेल, मुझे इसकी इस बार भी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज इस बार ये रिस्क मत लेना, क्योंकि इस बार हो सकता है फ्लू और कोविड दोनों साथ साथ तीसरी लहर के वक्त दिखाई दे, क्योंकि इन्फ्लुएंजा दिल्ली और अहमदाबाद में हमने देखना शुरू कर दिया है। और जैसे मैंने बताया, अगर खुदा न खास्ता अगर तीसरी लहर आती है तो इन दोनों के बीच में निदान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कम से कम इस साल जिन लोगों को हमने बताया वो सब लोगों को फ्लू की वैक्सीन लेनी चाहिए। फ्लू के बारे में हमने गलत फहमियां बताई। फ्लू के बारे में सच्चाई क्या है? फ्लू ज्यादातर अक्टूबर और मार्च के बीच में भारत में देखा जाता है, पर वो पूरे साल भी रह सकता है। फ्लू की वैक्सीन, उससे कभी फ्लू नहीं होता है, फ्लू सिर्फ वायरस से ही होता है। फ्लू की वैक्सीन की असर होते हुए 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। सो जब सितंबर अक्टूबर में फ्लू की सीजन चालू हो उससे पहले यानी कि अगस्त में ही फ्लू की वैक्सीन ले लेनी चाहिए। इम्यूनिटी साधारणतः रोग प्रतिकारक शक्ति 11 महीने रहने के बाद कम होने लगती है। कफिंग और स्नीजिंग से फैलता है। सो अगर कोविड के लिए आप एसएमएस इस्तेमाल कर रहे हैं तो मास्क, सैनिटाइजर और सेफ डिस्टेंस इन्फ्लुएंजा को भी दूर रखेंगे, और फ्लू से वही सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जो कोविड में दिखे जाते हैं। हालांकि इससे कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम है कोविड के बदले। सो आज यहां पर ही रुकेंगे। अगले शुक्रवार को क्या तीसरी लहर शुरू हो गई है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है। सो
अगले शुक्रवार कोविड डे के दिन हम बात करेंगे क्या तीसरी लहर शुरू हो गई है, और इस मंगलवार को हम बात करेंगे जीवन शैली में सुधार के वक्त शुगर सब्स्टिट्यूट। शुगर के बदले में जो चीजें इस्तेमाल की जाती है, क्या वो सेफ है या क्या वो इस्तेमाल करनी चाहिए। एक बार फिर से डॉक्टर ध्रुव आप सब लोगों का अभिवादन करते हुए नमस्कार। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और अगर आपने अब तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज प्लीज उसे फॉरवर्ड कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।